रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रोफेसर एपिसोड 7 पार्थ लगातार फिदा के गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे चूमता जा रहा था, क्योंकि उसे कुछ भी करके सुमित का एहसास वहां से हटाना था। फिदा ने सुमित की छुअन को एहसास में नहीं लाया था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा था कि सुमित ने जबरदस्ती ही सही लेकिन अपना एहसास फिदा के बदन पर छोड़ दिया है और उसे वह हटाना था। फिदा के हाथ इस वक्त पार्थ की गर्दन में थे और वो उसे चलाए जा रही थी। पार्थ उसे छोड़ दिया और फिर वहां पर भी उसने दवाई लगाई और पट्टी कर दी, क्योंकि वहां से तो खून ही निकलने लगा था। उसके बाद उसने अच्छे से ड्रेसिंग करी और फिर उसने फिदा को देखा। एक तरफ से उसका ड्रेस बिल्कुल ही फट गया था और उसका इना अच्छे से विजिबल हो गया था, और न जाने कितनों ने उसे ऐसे देख लेना था अगर पार्थ वहां नहीं आता, या फिर शायद इससे भी ज्यादा बुरा हाल हो जाता उसका। ये सोच सोचकर उसका दिल घबराए जा रहा था। उसने फिदा के बालों को ठीक किया जो कि बिखर गए थे, और फिर कहा, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। उसके बाद वो अलमारी की तरफ गया और उसमें से फिदा के लिए जो उसने एक्स्ट्रा कपड़े अपनी अलमारी में बहुत पहले ही रखवा दिए थे उनमें से एक लेकर आया। उसने एक येलो कलर का सलवार सूट निकाला जिस पर दुपट्टा था, और उसने कहा, लो, पहन लो। लेकिन फिदा ने ना वो कपड़े लिए और ना ही वो कुछ बोली, बस शांति से बैठी रही और सामने की तरफ देखती रही। जमीन को वो टके जा रही थी। पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिमाग में। पार्थ उसके पास आकर बैठा और बोला, फिदा पहन लो कपड़े। फिदा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। पार्थ ने उसका चेहरा पकड़ा और कहा, थोड़ी देर में मैं कुछ करने वाला हूं, उसके लिए रेडी रहना। फिदा ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या करने वाले हैं? पार्थ उसके चेहरे के करीब आया और उसकी नाक से अपना नाक मिलाया और माथे से अपना माथा, और बोला, है कुछ स्पेशल, रेडी रहना, और तुम्हें ऐसे में वहां नहीं लेकर जा सकता, कपड़े पहनो। फिदा ने अपना सर हिला दिया और फिर वह उठने लगी तो उसे अपनी बॉडी में पेन महसूस हुआ। वो अब तक एनर्जी में थी, इसीलिए इधर उधर भाग रही थी, लेकिन काफी देर तक इधर बैठी रही तो अब उसे पेन महसूस होने लगा। पार्थ ने पूछा, क्या हुआ? फिदा ने उसकी तरफ देखा और कहा, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। पार्थ उसके होठों के पास आया और बोला, मैं बदल दूं कपड़े? उसकी इतनी करीबी से पिता की सांस अटक गई और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने चेहरे को थोड़ा सा उसके सामने से कर दिया, क्योंकि उसकी बॉडी अलग ही तरीके से रिस्पांस कर रही थी और उसके होंठ अपने आप पार्थ के होठों से मिल गए। पार्थ उसे किस कर रहा था और फिर उसने अपने हाथ पीछे की तरफ लेकर गया और फिदा की ड्रेस की डोरी को खोल दिया, और फिर एक तरफ से बाजू बचा था उसे ऊपर से निकाल दिया और फिर उसे धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकने लगा, और पार्थ ने फिदा के होठों को नहीं छोड़ा। फिदा ने अपने हाथों से गर्दन पर रख दिया। उसे पार्थ का टच कभी भी बुरा नहीं लगता था, नहीं ऐसा लगता था कि वो कोई गलत इंटेंशन से उसे छू रहा है। उसे ये भी पता था कि पूरी तरीके से पार्थ अभी तो उसे अपना प्यार देने से रहा, या फिर शायद तब देगा जब सामने से फिदा रहेगी, लेकिन शायद ही सामने से फिदा कभी आने वाली थी। शायद वो इस आस में होगी कि पार्थ सामने से पूरा प्यार दे दे। पार्थ ने उसके अनारकली उसकी कमर से नीचे कर दिया और फिर उसे सलवार का सूट ऊपर उठाया और उसे फिदा की दोनों बाजू में डाला और फिर उसके गले से निकाला और उसे नीचे की तरफ कर दिया। फिदा खड़ी हो गई और फिर अपने प्लाजो को भी निकलने लगी, तो पार्थ ने कहा, इतना कर दिया तो आगे भी मैं ही कर दूंगा। उसके बाद फिदा ने पार्थ को देखा तो पार्थ ने उसे आंख मार दी और फिर उसके प्लाजो को भी सामने से निकाला, जिस पर फिदा शर्म से पानी पानी हो गई। ऊपर का तो फिर भी ठीक था, लेकिन नीचे का पार्थ ने खुद से निकला था और उसकी पूरी बॉडी पार्थ के सामने आ चुकी थी। पार्थ ने सूट का सलवार उठाया और उसे फिदा के दोनों पैरों में डाला, उसे ऊपर की तरफ लेकर गया और अपने हाथों से उसकी नाड़े को भी अच्छे से बांध दिया। फिदा का पेट हल्का सा कस गया और उसने कहा, ढीला करो, ढीला करो। पार्थ ने उसे हल्का सा ढीला कर दिया और फिर उसके गालों पर किस करते हुए बोला, अपना एक बार चेहरा ठीक कर लो। फिदा ने दुपट्टा लिया और आईने के पास आए और अपने चेहरे पर उसने क्रीम लगाई। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन हर कोई जान चुका था कॉलेज में कि निशान क्यों है, इसलिए उसने छुपाया ही नहीं। उसके बाद पार्थ ने उसके गालों पर एक बार फिर से किस किया और फिर उसे लेकर वहां से निकाल गया और अपने रूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। वो उसे लेकर सीधा ऑडिटोरियम में गया। वहां पर पहले से स्टूडेंट और टीचर्स की भीड़ मौजूद थी और हर किसी के बीच में यही बात चल रही थी कि पार्थ सर ने फिदा को अपनी वाइफ क्यों बोला। फिदा को सबकी नजरों का सामना करने में काफी डर लग रहा था
उसे ऐसा लग रहा था कि सबकी नजरें उसे हवस भरी नजरों से ही देख रही है। पार्थ ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे हल्का सा दबा दिया, जिस पर फिदा ने उसकी तरफ देखा और एक टीचर ने आकर उसे माइक दिया और उसके बाद पार्थ ने उसे जाने के लिए कहा और कहा कि वो इसी भीड़ में कहीं गायब हो जाए और बैठ जाए। पार्थ ने माइक को ऑन किया और कहा, गुड मॉर्निंग। हर किसी ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया और शांति से अपनी अपनी जगह पर बैठ गया। कॉलेज का कैंपस और उसका ही ऑडिटोरियम इतना बड़ा था कि पूरा कॉलेज यहां आ गया था, लेकिन फिर भी पीछे की तरफ जगह थी बैठने की। पार्थ ने कहा, आराम से बैठिए, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है जो कि मेरी ही बदौलत है। सके बाद उसने एक तीखी नजर प्रिंसिपल को देखा। उसके बाद पार्थ ने सब स्टूडेंट और टीचर्स की तरफ अपनी नजर घुमाई और कहा, सबके दिमाग में यही चल रहा है कि मैंने क्यों इस लड़की को अपनी वाइफ बोल दिया। कुछ को ये लग रहा हो कि शायद इसकी जान बचाने के लिए मैंने ये सब बोल दिया। उसके बाद पार्थ मुस्कुराया और बोला, वैसे मैं ये बात बिल्कुल नहीं बताने वाला था, एटलीस्ट तब तक तो नहीं बताने वाला था जब तक फिदा की कॉलेज खत्म नहीं होने वाली थी। उसके बाद बता देता तो भी किसी को शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉलेज में रहते रहते बताता तो सब इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते और कहते कि यह अपने पति के दम पर टेस्ट को पास कर रही है, इसे तो घर पर ही क्वेश्चन पेपर मिल जाते होंगे, घर पर भी पढ़ाया जाता होगा, तो अच्छे से पास करेगी, टॉप करेगी, बट नथिंग इज लाइक दैट। मैं सिर्फ प्रोफेसर कॉलेज में हूँ, घर पर पति हूँ इसका। कुछ पल के लिए पार्थ अपनी बात बोलकर रुक गया और हर कोई उसे देखने लगा और फिर पार्थ ने आगे कहा, बिल्कुल मैं घर पर पति हूँ, इसका 2 दिन पहले शादी हुई है मेरी, सब जानते हैं, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि लड़की कौन है। लड़की यही है जो सबके सामने खड़ी है, गले में मंगलसूत्र नहीं, मांग सिंदूर नहीं, कैसी लड़की है ऐसा सवाल मत करना, क्योंकि ये पहन कर आने वाली थी, मैंने मना किया था कि नहीं पहनना है, और रीजन अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने सबको। अभी ज्यादा देरी ना करते हुए मैं कुछ करना चाहता हूँ। उसके बाद उसने फिदा से कहा, माइक पकड़ो। फिदा ने माइक पकड़ लिया और सब उसकी तरफ देखने लगे तो पार्थ ने उसे अपनी तरफ किया और जैसे कि पार्थ ने सुबह कहा था कि वो अपने जेब में मंगलसूत्र और सिंदूर की डिब्बी लेकर घूमता है, उसने सच में मंगलसूत्र और सिंदूर की डिब्बी कॉलेज में भी लेकर आया था। उसने उसे निकाल दिया। उसने सबसे पहले सबके सामने उसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया और फिर उसकी मांग में सिंदूर भी भर दिया। फिदा हैरानी से उसे देखने लगी, उसे नहीं यकीन हो रहा था कि पार्थ पूरे कॉलेज के सामने अचानक से ये सब कर देगा, सिर्फ सबको ये बोलने के लिए कि वह सच में उसकी वाइफ है। वह नहीं चाहती थी कि पार्थ सबको ये बात बोलने के लिए ऐसे सब कुछ करे कि हाँ वह उसकी वाइफ है। अगर कोई मानता है तो माने, नहीं मानता तो ना माने, उसमें उन दोनों को क्या, लेकिन शायद पार्थ को लग रहा था कि बताना ज्यादा जरूरी है। पार्थ ने न्यूज के बाद सबके सामने फिदा के माथे को प्यार से चूम लिया और बोला, यह मेरी वाइफ है मिसेज फिदा पार्थ नेगी, और अब हर कोई अपने कान में ये बात गांठ बांध ले कि इस लड़की के पास कोई नहीं आएगा, और जो लड़का मेरी फिदा के ऊपर फिदा हो चुका है और उसे अपना बनाने की प्लान्स बना रहा है, तो कृपया करके अपने प्लान्स को अपने तक सीमित रखें। अगर बाहर आए तो अभी तक तो उसे टीचर को ठीक से मैंने मारा भी नहीं है, अभी तो बदला मेरा बाकी है, क्योंकि उसने मेरी स्टूडेंट को नहीं, उसने मेरी बीवी को टच किया है, और वहां लड़ने वाला प्रोफेसर नहीं था, उसका पति था। फिर वो बोला, तो अब जरा ध्यान सुन लो, अगर कोई प्लान बना रहा है तो अपने तक सीमित रखना, वरना उस प्रोफेसर से भी ज्यादा बुरा हाल करूंगा। यह नहीं देखूंगा कि कोई मुझसे बड़ा है, मेरा स्टूडेंट है, कोई और है जो अपने मन में आस लगाए बैठा है कि ये लड़की उसकी हो जाएगी, उससे शादी करेगी, तो भूल जाओ इस जन्म में क्या, आने वाले जितने भी जन्म है फिदा शर्मा के ऊपर मोहर लग चुकी है। वैसे तो मैं ये जन्मों वाली बात नहीं मानता, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ और प्रैक्टिकल चीजों को जानता हूँ, लेकिन प्यार में प्रैक्टिकल चीज समटाइम्स भूली जाती है और लॉजिक निकाला जाता है, दिखता है तो सिर्फ माया। फिर वो कुछ देर रुका और बोला, और हाँ, यहाँ यह मत बोलना कोई कि इस लड़की ने मुझे फंसाया है और मैंने इसके साथ शादी कर लिया, बिल्कुल नहीं, यहाँ उल्टा है। एक लड़की को प्रोफेसर पर क्रश नहीं हुआ था, एक प्रोफेसर को अपनी स्टूडेंट पर क्रश हुआ था, जिसको उसने पकड़ रखा है। मैं पड़ा था इसके पीछे, मैंने की थी जबरदस्ती। उस दिन उसने ड्रिंक जानबूझकर नहीं किया था, मेरी वजह से किया था। जो ये बोल रहा है कि इसने जानबूझकर फ्रेशर्स वाले दिन ड्रिंक किया था, तो मेरी वजह से किया था।
मैंने ही वेटर से बोलकर इसकी ड्रिंक में नशे की गोली मिलवाई थी। अब तुम कुछ भी कहो, मुझे कोई हारा हुआ एक्टर बोलो, कुछ भी बोलो, आई डोंट केयर, पर याद रखना फिदा शर्मा के ऊपर मोहर पार्थ नेगी की है। फिदा देख रही थी कि पार्थ की टोन कैसी है। ऐसा लग रहा था कि पार्थ अपने स्टूडेंट से बात नहीं कर रहा बल्कि कुछ दुश्मनों से बात कर रहा है, जो बार बार फिदा के पास आने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उसने माइक को वापस रखा और कहा, मेरी आज की क्लासेस यहीं पर खत्म होती है, कल से रेगुलर। उसके बाद उसने फिदा का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। उसे जो बोलना था उसने बोल दिया। ये बातें कॉलेज में बोलने की बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन उसने बोला था। ना जाने उसके दिमाग में क्या आया था, लेकिन उसने तुरंत बोल दिया था। लेकिन उसने आराधना की बात अभी भी नहीं बताई थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि आराधना को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि फिदा को तो वह बचा लेता, लेकिन आराधना को कौन बचाता। वो उसे लेकर डायरेक्ट कर में बैठा। उसका सामान ऑलरेडी ड्राइवर कार में रख चुका था। पार्थ ने ड्राइवर को कहा कि वह अकेले जाए, किसी और तरीके से वह खुद गाड़ी को ड्राइव कर लेगा। सुबह तो अपने आप आया था गाड़ी को ड्राइव करके, लेकिन बाद में ड्राइवर आ गया था। ये सोचकर कि पार्थ बहुत ज्यादा थका हुआ है तो शायद शाम को ड्राइव नहीं कर पाएगा, लेकिन पार्थ ने कहा वो खुद ही ड्राइव करेगा। वो उसे लेकर वहां से निकल गया और फिर एक मॉल के पास आकर रुक गया। फिदा ने पूछा, हम माल क्यों आए हैं? पार्थ ने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, कुछ शॉपिंग करने के लिए, मम्मी ने कहा था करना है, इसीलिए करके चलते हैं। उसके बाद वो गाड़ी से उतर गया। फिदा भी गाड़ी से उतर गई। अभी भी उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। पार्थ ने उसे आराम से पकड़ लिया था। उसका मन तो कर रहा था कि वह पिता को गोदी में उठा ले, लेकिन तुरंत फिदा ने उसे आंखों के इशारों से कहा कि वो पब्लिक प्लेस में ऐसा कुछ ना करें। वो दोनों मॉल के अंदर गए तो वहां पर भीड़ थी। पार्थ ने पूछा, भीड़ क्यों है यहाँ पर इतनी? एक आदमी ने कहा, अरे एक लड़की बड़ी शिद्दत से अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज कर रही है और उसका बॉयफ्रेंड मान गया है। दोनों का रोमांटिक किस सीन चल रहा है। पार्थ ने इस पर अपना सर हिलाया और फिदा का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ चला गया, क्योंकि उसका ये सब देखने का बिल्कुल मूड नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि यह फालतू का दिखावा है। लेकिन फिदा ने एक नज़र उन दोनों को देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। किस तरीके से वो दुनिया के सामने अपने प्यार को जाहिर कर रहे थे। पार्थ और फिदा दोनों मॉल में आ गए और फिदा ने जब उन दोनों कपल को इतने प्यार से एक दूसरे के साथ देखा तो उसके दिल में भी आया कि वह भी एक बार ऐसे ही पार्थ को प्रपोज करेगी। और उसके बाद पार्थ के साथ आगे की तरफ चली गई और एक किराने वाली शॉप पर गए। फिदा हैरान हो गई और बोली, आपको किराना ही लेना था तो हम किराने की अलग से शॉप पर चले जाते हैं, आप यहाँ क्यों आए? पार्थ ने कहा, क्योंकि हम इसी किराने की दुकान से लेते हैं। किराने वाला पार्थ को बहुत अच्छे से जानता था और ऑलरेडी रूबी जी ने लिस्ट उन्हें भेज दी थी। पार्थ सिर्फ लेने आया था। उसने वो सारा सामान ले लिया, इस बार एक्स्ट्रा अभी तक, क्योंकि अगले दिन से ही नवरात्रि शुरू हो रही थी। पार्थ ने कहा, तुम फास्ट रखती हो नवरात्रि का? फिदा ने कहा, रखती हूँ। पार्थ इस पर बस अपना सर हिला दिया और फिर वो उसे लेकर वहां से आगे की तरफ बढ़ गया। फिदा ने कहा, बस सब यही लेने आए थे। पार्थ ने कहा, कुछ और चाहिए बताओ? सीधा ने कहा, नहीं मैंने तो बस यूं ही कह दिया। उसके बाद उसके साथ आगे चलने लगी। तभी उसकी नज़र एक लहंगे के ऊपर गई। वो लहंगा बहुत ज्यादा खूबसूरत था। पिंक और ग्रीन कलर का मिक्स था। सेम कलर में उसकी शादी का लहंगा भी था, पर डिजाइन में और बाकी चीजों में दोनों में काफी अंतर था। इसका ब्लाउज ग्रीन कलर का था। नेट का दुपट्टा था जो कि हल्का ऑरेंज सा लग रहा था, लेकिन वो था पिंक कलर का और पिंक कलर का ही नीचे लहंगा था। पार्थ ने देख लिया था कि फिदा बार बार मुड़कर उसे देख रही है। वो दोनों बाहर आए और पार्थ ने उसे गाड़ी में बिठाया और कहा, मैं भी आ रहा हूं। उसके बाद वापस मॉल में चला गया। थोड़ी देर बाद में वापस आया। फिदा आए देखा कि वह खाली हाथ आ रहा है। वह आगे ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी को आगे की तरफ मोड़ दिया। फिदा ने कहा, आप तो खाली हाथ आए हैं। पार्थ ने कहा, तो क्या माल खरीद कर आता? फिदा ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगा कुछ खरीदने गए हैं। पार्थ ने कहा, नहीं अगर खरीदना होता तो मैं पहले ही चला जाता, मैं वॉशरूम गया था। फिदा ने अपने सर पर मार दिया और कहा, और यहाँ मैं। और उसके बाद वो दोनों घर की तरफ चले गए। जब वो दोनों घर आए तो देखा सब हाल में ही बैठे थे और आराधना भी वहीं पर थी। उसने मंगलसूत्र भी पहन लिया था और सिंदूर भी लगा लिया था।
जैसे ही वो दोनों आए रूबी जी तुरंत उसके पास आई और उसे पकड़ते हुए बोली, तो ठीक है ना बेटा? फिदा ने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ। रूबी जी ने उसकी गर्दन का निशान देखा और फिर गुस्से से बोली, कौन था वो बेकार प्रोफेसर? पार्थ ने कहा, सुमित। उसके बाद पार्थ ने कहा, आराधना ने मतलब सब कुछ बता दिया। और उसके बाद उसने आराधना को देखा तो आराधना ने डर के कारण अपना सर नीचे झुका लिया। रूबी जी ने कहा, नहीं वो बता नहीं रही थी, मैंने जबरदस्ती पूछा है, फिदा की कसम देकर। अब तू बता कि क्या करेगा उस प्रोफेसर का? पार्थ ने कहा, वही जो हर बार करता आया हूं। उसके बाद वो अपनी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर करके सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। रूबी जी फिदा को अपने पास लेकर आए और आराधना से बोली, तुम क्यों खड़ी हो बेटा, बैठो। और उसके बाद उसने दोनों को बिठाया और नौकरानी से बोला कि दोनों के लिए नाश्ता लेकर आए कुछ खाने के लिए। वो उनके लिए लेकर आई और फिर फिदा से बोली, इससे अच्छे से खाओ और कमरे में जाकर रेस्ट करो। और तुम व्रत रखती हो क्या नवरात्रि का? फिदा ने कहा, हाँ रखती हूँ। रूबी जी ने कहा, चलो अच्छी बात है, कल से व्रत है 8 दिन का। फिदा ने अपना सर हमें हिला दिया और फिर दोनों दोस्तों ने बैठकर खाया। वह और अपने अपने कमरे में चले गए। शायरी जा चुकी थी यहाँ से अपनी बेटी को लेकर, और फिदा को भी पता चल गया था कि शायरी और पार्थ का कोई चक्कर नहीं चल रहा है और ना ही कभी कोई दूसरे के साथ थे। शायरी की तो 18 साल की उम्र में ही किसी से शादी करती थी, जो कि एनआरआई, और उसकी एक बेटी भी है वामिका। रात का वक्त रूबी जी ने नौकरों के साथ मिलकर मंदिर की अच्छे से सफाई कर ली थी, क्योंकि अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उन्हें सफाई भी करनी थी। इस वक्त कमरे में फिदा अकेली थी और बालकनी में थी और जो आज हुआ उसके बारे में सोच रही थी। उसका शरीर अभी भी सुमित की छुअन को याद करके थर थर कांप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी आएगा और उसे वापस से टच करेगा। तभी अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्का सा फिदा चिल्ला पड़ी। उसने पीछे पलटकर देखा तो आराधना खड़ी थी। आराधना ने कहा, रिलैक्स, मैं हूं। वो घटिया प्रोफेसर नहीं है और लगता नहीं है कि अभी वो कुछ दिन कॉलेज जाएगा, तो आराम से कॉलेज भी जा पाएंगे हम दोनों। फिदा ने गहरी गहरी सांस ली और अपने दिल पर हाथ रखा। उसकी हार्टबीट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आराधना वही लेकर उसे बैठ गई झूले पर। फिदा ने अपने पैरों को हल्का सा स्विमिंग पूल के पानी में डुबो दिया। आराधना ने कहा, वैसे तूने पार्थ सर को बताया कि उसने आज से पहले तुझे कहाँ कहाँ टच किया है और किस तरीके से तुझे परेशान किया है? फिदा ने कहा, नहीं बताया और मुझे बताना भी नहीं है। आज जो किया उन्होंने, मुझे तो लगता है अगर बता दिया तो पक्का जान ले लेंगे। और मैं नहीं चाहती कि वो किसी की जान ले ले। बस मैं चाहती हूँ कि वो किसी भी तरीके से उस प्रोफेसर को कॉलेज से निकले और ऐसा कर दे कि वो कभी किसी कॉलेज में प्रोफेसर ना बन पाए, ताकि कोई भी लड़की उनके जाल में न फंसे। आराधना ने कहा, तो क्या तू अपनी पति को नहीं बताएगी कि उसने मुझे कहाँ कहाँ टच किया, कितनी गंदी गंदी जगह छुआ? अरे आज तक मुझे लगता है खुद बात करने में तुझे वहां नहीं छुआ होगा, और उस आदमी के अंदर इतनी हिम्मत थी कि उसने तुझे छू लिया। आराधना की बात पर फिदा ने सोचा, पार्थ ने सच में उसे कभी उसे जगह छुआ ही नहीं था। एक दो बार छुआ था, लेकिन सिर्फ उसके साथ मस्ती करने के लिए, कोई गलत इंटेंशन से नहीं, और ना ही रोमांस करने के लिए, और बुरी तरीके से तो कभी भी नहीं छुआ, और ना ही कभी उसके टच से वह पागल हुई या फिर उसे ऐसा लगा कि बहुत ही गलत है। आराधना ने कहा, तुझे बता देना चाहिए। फिदा ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं नहीं बताने वाली। तभी पीछे से आवाज आई, कहाँ कहाँ छुआ है? दोनों के साथ से अटक गई और दोनों ने धीरे धीरे अपना सर पीछे की तरफ मोड़ दिया तो गुस्से से पार्थ खड़ा था। वह आगे आया और उसने फिदा की कलाई पकड़ी और उसे खींचकर खड़ा किया और बोला, कहाँ कहाँ छुआ है? फिदा ने कुछ नहीं कहा, वो बस दर्द भरी नजरों से उसे देख रही थी। पार्थ ने कलाई छोड़ी और चेहरा पकड़ते हुए कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ छुआ है? आराधना ने कहा, बता देना। फिदा को घबराहट हो रही थी और तुरंत उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे पता था कि पार्थ गुस्सा करेगा। वह कांप रही थी और गहरी गहरी सांस ले रही थी। पार्थ ने उसके होठों को देखते हुए कहा, तुम्हारी यह कांपते होंठ साफ बता रहे हैं कि बहुत ही गलत किया है उसने, और बताओ कहाँ छुआ है? फिदा अभी भी कुछ नहीं बोली तो पार्थ ने आराधना को देखा और कहा, किधर किधर छुआ है? आराधना इस पर फिदा को देखने लगी। फिदा ने अपना सर हिला दिया तो पार्थ ने गुस्से से फिदा को स्विमिंग पूल में गिरा दिया। उसके बाद वो उसके पास आया और उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ वापस खींचा।
फिदा ठंड से कांप रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पार्थ उसे गुस्से में उस स्विमिंग पूल में धक्का दे देगा। पार्थ ने वापस उसकी कलाई पकड़ी और अपनी तरफ करते हुए कहा, मैंने पूछा कहाँ कहाँ? आराधना ने कहा, मैं बताती हूँ। फिदा ने कहा, नहीं। फिदा अभी भी रो रही थी और पार्थ को उसके आंसू दिख रहे थे, भले ही उसका चेहरा भीग गया था। आराधना ने कहा, बताना तो पड़ेगा ना, ऐसे सच्चे रिश्ते की नींव नहीं रखी जाती। पार्थ ने अभी भी फिदा की कलाई नहीं छोड़ी और वह आराधना को देखने लगा। तो आराधना ने कहा, जब उनकी पहली क्लास थी तो उन्होंने फिदा की कमर पर हाथ रखा था और उसके बाद उसके पेट पर सरकाते हुए लेकर आए और आराधना खामोश हो गई। तो पार्थ ने कहा, और आराधना ने कहा, गर्दन पर, गले पर, और पार्थ ने इस बार गुस्से से बोला, एक बार में बोलो। आराधना ने इस पर तेजी दिखाई और बोली, कमर पर, पेट पर, गर्दन पर, गले पर, सीने पर और पैरों के बीच। जैसे ही आखिरी शब्द उसने सुना, पार्थ की आंखें बिल्कुल लाल हो गई, किसी खून की तरह, और उसने कहा, अभी के अभी मेरे कमरे से निकलो। आराधना हैरानी से उसे देखने लगी। पार्थ इस बार आराधना पर चिल्लाया, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने कहा जाओ यहां से। आराधना घबरा गई और वो कमरे के गेट की तरफ चली गई। वहां पर नक्श खड़ा था और उसने सब कुछ सुन भी लिया था। आराधना पार्थ के चिल्लाने से बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उसे रोना आ रहा था। पार्थ गुस्से से फिदा की कलाई को पकड़कर कमरे के अंदर लेकर आया। उसने भी नक्श को देख लिया। नक्श ने आराधना के कंधे को पकड़ा और कहा, तेरी बीवी नहीं बता रही, इसमें मेरी बीवी के ऊपर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? पार्थ का गुस्सा बहुत अच्छे से जानता था। पूरे घर में सबसे ज्यादा गुस्सा पार्थ को आता था और बहुत कम आता था। हमेशा वो फ्लर्टिंग नेचर में रहता था, लेकिन जब गुस्सा आता था तो बहुत ही बेकार आता था। हर कोई डरता था पार्थ के गुस्से से और नक्श भी डरता था। लेकिन फिलहाल उसने उसकी बीवी को डांटा था। अगर वो कॉलेज में होता तो अलग बात थी, मतलब वो स्टडी को लेकर डांट रहा है। लेकिन अभी ना कोई स्टडी की बात थी और ना ही कॉलेज से रिलेटेड कोई बात, घर की आपस की बात थी और इसमें उसे कोई हक नहीं था आराधना को डांटने का। लेकिन पार्थ अपने गुस्से में सब भूल जाया करता था। उसके बाद वो रोती हुई आराधना को अपने साथ अपने कमरे में लेकर वापस आ गया। पार्थ ने गुस्से में गेट को बंद किया और फिर अपने कमरे में तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिदा ने अपने कान पर हाथ रखा और अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि फिदा ने उससे यह बात छुपाई। मतलब सिर्फ आज नहीं हुआ, पहले भी कई बार हो चुका है और फिदा ने सब कुछ छुपाया उससे। इस चीज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फिदा की तरफ आया और उसका गला दबाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब छुपाने की? प्यार करती हो ना, तो छुपाया क्यों? क्या तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं था कि मैं उस आदमी को बिल्कुल भी पनिश नहीं करूंगा? क्या तुम ये लगता था कि मैं तुम्हें दोषी समझूंगा? फिदा की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन पार्थ के गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि इस ट्रस्ट के ऊपर कि हाँ, शायद उसने ही गलती कर दी थी। उसे बता देना चाहिए था और उसे इसी बात का डर था कि पार्थ चाहे तो उसे गलत समझेगा, क्योंकि आज के टाइम में चाहे गलती लड़के की ही हो, गलत लड़कियों को ही ठहराया जाता है और कहा जाता है गलत कपड़े पहने होंगे, गलत गलत इशारे किए होंगे। पार्थ के उसे आगे की तरफ किया और उसकी पीठ दीवार से लगी, लेकिन उसका सर दीवार से नहीं लगा, क्योंकि पार्थ ने अपना हाथ वहां पर टिका दिया था। पार्थ को इस वक्त सुमित पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका गुस्सा उसके सर चढ़ के बोल रहा था और वह होश में नहीं था बिल्कुल भी। और वह सारा का सारा गुस्सा उसे वक्त फिदा पर निकाल रहा था और फिदा को ये चीज दिख रही थी। उसने पार्थ को समझाने की कोशिश की, मेरी बात सुनिए। लेकिन अभी पार्थ ने अपना एक हाथ दीवार पर गुस्से से दे मारा, जिस पर डर से फिदा का पूरा शरीर कांप गया। उसके पसीने छूटने लगे और उसने अपनी आंखों को बंद किया। पार्थ ने अपनी आंखों को बंद किया और गहरी गहरी सांस लेते हुए बोला, रिलैक्स रिलैक्स। उसके बाद उसने फिदा को कहा, कपड़े बदलो और शांति से सो जाओ। उसके बाद वो कमरे से जाने लगा तो फिदा ने जल्दी से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया और आगे की तरफ आ गई और उसके गले लग गई और बोली, मुझे लगा कि शायद आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आपको लगेगा कि मैंने उसे उकसाया है। सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं करोगी। उसके बाद उसने कसकर अपनी आंखों को बंद कर दिया। पार्थ के हाथ फिर भी नीचे थे, उसने उसे नहीं पकड़ा था। फिदा ने आगे कहा, मुझे डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, इसीलिए मैंने नहीं बताया और मुझे नहीं पता था कि
आपको बताऊंगी तो आप मेरी हेल्प करेंगे, न कि मुझ पे शक करोगे। पार्थ ने उसके सर पर एक हाथ रखा और दूसरा हाथ उसकी कमर पे रखा और उसे अपने आप से बिल्कुल चिपका लिया। तो फिदा ने भी आगे आकर पार्थ को पकड़ लिया और पार्थ ने कहा, आगे से अगर कोई बात छुपाए तो इस वक्त तो हाथ दीवार पर मारा है, अगली बार मेरा हाथ और तुम्हारा गाल होगा। फिदा में कहा, ठीक है, मार लेना, पर आगे से मैं सच में कोई बात नहीं छुपाऊंगी। उसके बाद उसने पार्थ से अलग होने की कोशिश की। पार्थ का शरीर गुस्से से कांप रहा था। फिदा उससे अलग हुई और उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़ा। पार्थ अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। उसकी नसें उभरकर सामने आ गई थी और फिदा देख सकती थी। उसने उसे शांत करने के लिए अपना चेहरा आगे किया और उसके होंठ पर अपने होंठ रखे और कहा, बताइए कैसे शांत करूं आपको। पार्थ ने अपने होठों को खोल दिया और फिदा ने उसके होठों को चूमना शुरू किया। उसे लगा इस तरीके से प्यार में रहकर ही पार्थ का ये गुस्सा शांत करेगी, वरना पार्थ पूरे रात नहीं सोएगा और अपनी तबीयत बिगाड़ लेगा। इस वक्त फिदा पार्थ के पास थी और उसके होठों को चूम रही थी क्योंकि उसे पार्थ को शांत करना था। अभी भी वो गुस्से में था और वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था। फिदा ने देखा उसके हाथ अभी भी गुस्से में बंधे हुए थे। उसने फिदा की कमर को आजाद कर दिया था। उसने फिदा को खुद से दूर किया और कहा, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूं। पार्थ के कपड़े भी भीग गए थे। फिदा ने कहा, कपड़े बदल लीजिए। पार्थ क्लोजेस्ट में चला गया और अपने लिए भी कपड़े लेकर आया और फिदा के लिए भी। उसने फिदा के हाथों में कपड़े दिए और कहा, चेंज करो और सो जाओ। और उसके बाद वह वहां से स्टडी रूम की तरफ चला गया। फिदा ने अपने कपड़ों को बदल दिया और बेड पर आकर लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उठी और स्टडी रूम की तरफ चली गई। पार्थ एक जगह बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसने गेट पर खड़े हुए कहा, कॉफी बना दूं आपके लिए। पार्थ ने कहा, मम्मी ने मना किया है, जब तक पहली रसोई की रस्म नहीं हो जाती तुम किचन में काम नहीं करोगी, तो वहां पर कदम रखने के बारे में सोचो ही मत। फिदा ने कहा, तो मैं किसी नौकर को बोल देती हूँ, वो बना देगा। पार्थ ने कहा, सो जाओ शांति से, मेरा दिमाग मत खाओ। उसके बाद उसके हाथ वापस लैपटॉप पर चलने लगे। फिदा उसके पास आए। उसने नाइट ड्रेस पहन लिया था, सिल्क की शर्ट और सिल्क का लोअर। उसके पास आए और सीधा उसकी गोद में जाकर बैठी और उसके गर्दन में अपनी दोनों बाहें डाली और लैपटॉप और पार्थ के बीच में वह आ गई थी। जिस पर पार्थ ने कहा, छोड़ो, मुझे काम करना है, मुझे नोट्स बनाने हैं तुम सबके। उसके बाद अपना चेहरा दूसरी तरफ करने लगा, तो फिदा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ली और बोली, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? पार्थ ने कहा, तुम करती हो मुझसे प्यार। और उसके बाद उसने लैपटॉप को उठाया और राइट साइड में कर दिया और उसे वहां पर देखकर उठने लगा, तो फिदा ने अपनी पोजीशन बदली। वह थोड़ी सी और पीछे की तरफ खिसक गई और उसने पार्थ के हर एक एंगल को बिल्कुल दबा दिया। पार्थ ने लेफ्ट में उसे कर दिया तो फिदा खड़ी हो गई और पार्थ ने उसे वापस दूर किया और बस लैपटॉप को गोद में रखने वाला था कि क्रिस क्रॉस करके फिदा उसकी गोद में बैठ गई और बिल्कुल उससे चिपक गई और उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालते हुए बोली, अब नहीं देख पाओगे। पार्थ ने कहा, लैपटॉप को मैं तुम्हारे सर पर रख दूंगा। फिदा ने कहा, मेरा सर फट जाएगा, गरम गरम लैपटॉप मेरे ऊपर रखा तो फिर आपको फटी हुई लड़की से प्यार करना पड़ेगा। पार्थ ने गुस्से में लैपटॉप को बंद किया और उसकी कमर को पकड़कर उठाया और टेबल पर बिठाया और कहा, क्या चाहती हो? फिदा उतर गई और पार्थ की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसके कंधे पर हाथ रखे और उसके ऊपर झुकते हुए बोली, आपको नहीं लगता कि हमारी सुहागरात अभी तक नहीं हुई? उसके बाद उसने पार्थ के शर्ट की कॉलर को पकड़ लिया जिसमें 2 बटन थी और उन्हें धीरे धीरे खोल दिया। पार्थ ने देख लिया और उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, जब बनानी होगी मैं बना लूंगा, फिलहाल जाओ, सो जाओ, अगर कल कॉलेज लेट पहुंची तो। फिदा उसके ऊपर बैठ गई वापस और बोली, कोई बात नहीं, हम डांट खा लेंगे, अपने प्रोफेसर से कह देंगे अपने पति को खुश करने में लगे हुए थे, और क्या। पार्थ ने कहा, मैंने कहा ना जाओ यहां से। इस बार पार्थ ज्यादा तेज चिल्ला रहा था। फिदा हल्की सी घबरा गई थी। वह तुरंत उठ गई और उसके बटन को बंद किया और कहा, मैं तो बस आपका दिल बहला रही थी। उसके बाद वह वापस वहां से कमरे की तरफ चली गई। पार्थ ने अपने आप को पीछे की तरफ किया और वापस लैपटॉप ऑन करके उसमें काम करने लगा। लेकिन अब उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था।
उसने लैपटॉप को हल्का सा सरकार दिया और बंद कर दिया और कमरे की तरफ आ गया। उसने देखा कि फिदा बेड पर लेट चुकी है और एक तरफ अपना चेहरा कर लिया है और अपनी आंखों को बंद किया हुआ है। और उसके पास आया और लेट गया और उसके कमर में अपना हाथ डाला। तभी फिदा को लगा कि सुमित ने उसे टच किया है, क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और सोने की तैयारी कर रही थी। और अचानक से छुए जाने पर उसे ऐसा लगा सुमित है। वह तुरंत पलट गई और बोली, प्लीज सर। पार्थ ने कहा, अभी तो मेरे पास आने वाली थी और अभी रोक रही हो। और यह प्लीज सर क्या होता है? तुम तो मुझे टाइगर बुलाती हो ना। फिदा ने गहरी सांस ली और उठकर बैठ गई और अपने लिए ग्लास में पानी लिया और उसे पीने लगी। पार्थ ने कहा, क्या हुआ? उसके बाद उसने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे उठाने लगा तो फिदा ने उसके हाथ पकड़ लिया, जिस पर पार्थ उसे उठा नहीं पाया। और वह खड़ी हो गई और बोला, आप अपना काम कर लीजिए या फिर सो जाए, मुझे नींद नहीं आ रही है। और वह वापस बालकनी आ गई और सुमित के बारे में सोचने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सुमित को कैसे अपने दिमाग से निकाले। पार्थ उसके पास आया, वह समझ गया था और उसे वापस गुस्सा भी आ गया था। वह बाहर आया और उसने वापस फिदा को पकड़ना चाहा। फिदा ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी और बार बार कोई भी उसे जाकर अचानक से छू रहा था तो उसे सुमित याद आ रहा था। वह वापस घबराकर पलट गई। पार्थ ने उसका चेहरा पकड़ा और कहा, आई थिंक तुम्हें हॉलीडे की जरूरत है, तुम कॉलेज मत जाओ। फिदा ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाया और दूसरी तरफ देखते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी एक हफ्ता नहीं गई, सिलेबस पेंडिंग है। पार्थ ने उसकी कमर पर हाथ रखा। इस बार फिदा ने देख लिया था, इसीलिए उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसने फिदा को अपनी तरफ खींचा और उसके सारे बालों को एक तरफ किया और कहा, तुम्हें सुमित को अपने दिमाग से निकलना होगा। फिदा ने उसे गले लगा लिया और उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली, नहीं निकल रहा, क्या करूं? पार्थ ने उसे कसकर पकड़ लिया। इस बार ना उसने गुस्सा किया और ना ही उसके साथ जबरदस्ती की। कुछ देर पहले उसे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने खुद को रिलैक्स करने के लिए ही नोट्स बनाना शुरू किया था। और अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से फिदा उसे सेड्यूस करके गई थी, उसका दिमाग बिल्कुल सुमित से हट गया था। और उसका गुस्सा फिलहाल के लिए तो गायब हो गया था। लेकिन उसने सुमित को बुलाया नहीं था। उसने अपने मन में कहा, बहुत जल्दी उसका भी दहन होगा। आखिर उसने मेरी बीवी अभी मेरे एक साइड से तो बिल्कुल अनजान है। उसके बाद वह फिदा के बालों को अच्छे से सहलाने लगा। फिदा उससे दूर हुई और उसका चेहरा पकड़ते हुए बोली, क्या आप सच में मुझे बहुत प्यार करते हैं? पार्थ ने कहा, हाँ करता हूँ, क्यों, क्या हो गया? फिदा उसके थोड़ा और पास आई और बोली, आने वाले 8 दिन तो मेरा व्रत है, तो आप मुझे शायद सिर्फ किस कर पाओगे, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। पार्थ ने कहा, जानता हूँ। फिदा उसके और करीब आई और बोली, तो कुछ और? फिर उसने उसके होठों पर अपने होंठ रखने को हुए कि तभी पार्थ ने अपना एक हाथ रखा और कहा, नवरात्रों के बाद। फिदा ने कहा, फिर तो करवा चौथ आ जाएगा। पार्थ ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बिस्तर पर आया और लेटा दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, कोई बात नहीं, करवा चौथ पर सुहागरात मना लेंगे और अभी नहीं मनाना मुझे। अगर मैंने आज तुम्हारे साथ सुहागरात सेलिब्रेट कर ली तो मैडम तुम कल कॉलेज जाने के लायक नहीं रहोगी। फिदा ने कहा, वह आज करो या आगे कभी करो। फिदा ने कहा, तो सच में नहीं करने वाले, आप सैटरडे का वेट करोगे? अब पार्थ ने कहा, शायद। फिदा ने मुंह पर तकिया लिया और दूसरी तरफ पलटकर बोली, वैसे तो बड़ा कहते रहते हो, प्यार प्यार करने के लिए कह रही हूं तो दूर भाग रहे हो। हटो, दोगले कहीं के। और उसके बाद उसने ब्लैंकेट को अपने ऊपर लेना चाहा तो पार्थ वापस उसके ऊपर आया और ब्लैंकेट को दोनों के ऊपर लिया। और धीरे धीरे दोनों के कपड़े उन दोनों के बदन से दूर होते गए। और पार्थ उससे प्यार करने में लग गया, लेकिन वह बिल्कुल उसके करीब अभी नहीं गया। उसने फिदा के बॉडी का एक पार्ट नहीं छोड़ा जहां पर उसने लव बाइट का निशान न दिया हो। ऑलरेडी बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी, फिर भी पार्थ उससे प्यार कर रहा था। दोनों को सुबह कॉलेज जाना था और जल्दी उठना था, लेकिन दोनों सुबह भी भूल गए, कॉलेज भी भूल गए, सब भूल गए। याद रहे तो यह इश्क की रात, जहां पूरी तरीके से ना सही लेकिन लगभग तरीके से दोनों एक दूसरे के शरीर का मिलन करवा रहे थे। यही दूसरी तरफ आराधना अपने कमरे में शांति से सो रही थी और नक्श भी।
तभी नींद में नक्श ने आराधना की कमर पर हाथ रख दिया। आराधना की सांस बिल्कुल थम गई और उसने पलटकर नक्श को अंधेरे में देखने की कोशिश करी। उसने खुद से कहा, फिदा का तो पता नहीं लेकिन मेरी सुहागरात पक्का कभी नहीं होने वाली। कैसा आलसी और अनरोमांटिक पति है यार, काश मेरे साथ कुछ करे। मुझे कॉलेज से 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाए। आराधना ने यह बात बहुत ही धीरे कही थी। तभी उसे नक्श की आवाज आई, मतलब तुम मेरे साथ क्लोज छुट्टी रहने के लिए आना चाहती हो? कितनी अजीब लड़की हो। और उसके बाद नक्श ने अपनी आंखों को खोला और आराधना उसे हैरानी से देखने लगी और फिर उठकर बैठ गई। नक्श भी उठकर बैठ गया और फिर उसने लाइट्स को ऑन कर दिया। आराधना ने अपने बालों को अपने कान के पीछे किया और कहा, आप सो नहीं रहे थे? नक्श ने कहा, अभी इतनी भी खूबसूरत बीवी सामने सो रही हो तो कैसे नींद आ सकती है। उसके बाद वह उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। आराधना ने अपने चेहरे को एक तरफ कर लिया और अपने हाथ को एक तरफ खिसकाने लगी, तो नक्श ने भी उसके हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ से अपना हाथ टच किया। दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी और इसलिए दोनों का एक दूसरे के बेहद करीब आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि आज के टाइम में लव मैरिज में पास आना आसान था, लेकिन अरेंज मैरिज में नहीं। पहले के टाइम पर हो जाता था, लेकिन अब नहीं। अब थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी लड़की की। हर लड़का रिस्पेक्ट नहीं करता था। तभी आराधना और नक्श में एक साथ कहा, सेलिब्रेट करें। नक्श ने अपना चेहरा एक तरफ किया। आज पहली बार उसे किसी लड़की के साथ इतनी शर्म आ रही थी। आराधना ने अपना हाथ उसके हाथ से हटाया और अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। उन दोनों की अरेंज मैरिज उसे लव मैरिज में कैसे भी तरीके से कन्वर्ट करनी थी। उसे अपनी लव स्टोरी स्टार्ट करनी थी। तभी उसे अपने गर्दन पर नक्श की सांस महसूस हुई। उसने अपनी आंखों को खोला और अपने चेहरे से हाथों को हटाया और मुड़ने लगी। तभी नक्श ने उसके कंधे को पकड़ लिया और कहा, थोड़ा सा ही सही प्यार तो कर ही सकता हूं। आराधना बिल्कुल वैसे ही बैठी रही और नक्श ने अपने होठों को उसके कमर पर रख दिया, जो कि उसके सलवार कमीज से बाहर की तरफ झांक रहा था, और उसे धीरे धीरे चूमने लगा। नक्श के लिए भी नया एहसास था और आराधना के लिए भी। नक्श ने खुद से कहा, तुमने प्यार करके बहुत अच्छा कर दिया पार्थ। कम से कम तुझे करीब जाने से पहले सोचना तो नहीं पड़ता कि कैसा फील होगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि एक साथ किसी ने खंजर खोप दिया मेरे शरीर के अंदर। ऑरेंज मैरिज इज स्केरी। नक्श ने भी धीरे से ही कहा था और आराधना ने कहा, ट्राई करो तो फेयरी टेल भी बन जाएगा। उसके बाद वह पलट गई और उसने नक्श के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके चेहरे की तरफ बढ़ गई। नक्श ने भी अपना चेहरा उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आया और बोला, पूरा तो नहीं पता लेकिन कोशिश करूंगा। उसका शरीर भी बहुत ज्यादा कांप रहा था। आराधना का भी कांप रहा था। पहली बार वो इतने करीब किसी लड़के की गई थी। उसने कभी किसी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, और जब उम्र थी बॉयफ्रेंड बनाने की तब तो उसकी शादी ही करवा दी गई। वह अभी सिर्फ और सिर्फ 20 साल की थी। वो पिता से 1 साल बड़ी थी। नक्श धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुकने लगा। उसके होंठ भी कांप रहे थे, लेकिन तभी नक्श उसे अचानक से दूर हो गया। आराधना हैरान हो गई और बोली, क्या हुआ? नक्श ने कहा, शायद नहीं होगा मुझसे कभी भी। आराधना नहीं कहा, ऐसे तुम्हारा बच्चा ही नहीं आएगा जिंदगी में कभी, ऐसा ना करो जी। उसके बाद उसने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और तुरंत उसकी तरफ झुक गई और उसके होठों को अपने होठों में दिया। नक्श एकदम से हैरान हो गया और उसके हाथ हवा में उठे, लेकिन धीरे धीरे हाथ नीचे आए और उसने आराधना की कमर को पकड़ लिया। एक लोग और पैशनेट किस के बाद आराधना और नक्श ने एक दूसरे को छोड़ा और नक्श ने उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, मतलब बच्चे के लिए करीब आओगी? आराधना ने अपना सर हाँ में हिलाया और उसके गले लग गई। आज पहली बार तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया था और कहा, आपके लिए आऊंगी, आपके प्यार के लिए आऊंगी, और जब आपको लगे कि दे पाऊंगा प्यार तो देना। पर डेली एक किस तो कर ही सकते हैं दोनों, या उसमें भी कोई आपत्ति है आपको? नक्श ने उसका चेहरा अपने हाथों में वापस पका और उसके होठों पर इस बार सामने से झुक गया और उसे लेकर बिस्तर पर हो गया। सुबह का वक्त, नेगी मैंशन। फिदा पार्थ की बाहों में आराम से सो रही थी और उसके ऊपर लेटी हुई थी और ब्लैंकेट ने उन दोनों को अच्छे से कवर किया हुआ था। सुबह के 7 बज गए थे, लेकिन आज दोनों ही नहीं उठे थे। पार्थ के हाथ फिदा की पीठ पर थे और फिदा ने उसके कंधों को पकड़ा हुआ था।
और उसके सीने को तकिया बनाया हुआ था। वह पूरी की पूरी उसके ऊपर थी और उसे पकड़कर सो रहे थे। दोनों की आंखें इस वक्त बंद थी। तभी बाहर से कुछ आवाज आई जो कि नौकरों को थी और वह गार्डन की सफाई कर रहे थे। उनकी आवाज से पार्थ की नींद खुल गई और उसने हल्की सी उबासी ली और अपनी आंखों को एक हाथ से मला और फिर उसने फोन उठाकर टाइम देखा तो उसमें 7:05 हो गई थी। और पार्थ हैरान हो गया कि वह 7 बजे तक सो कैसे रहा है। वह तो हमेशा 5:30 बजे के आसपास उठ जाया करता था। फिदा को भी तो तैयार करना था कॉलेज के लिए। उसने फिदा को देखा जो बिना कपड़ों के उसके ऊपर आराम से लेटी हुई थी और उसके चेहरे पर सुकून के साथ दर्द भी था। पार्थ ने उसे सीधा कर दिया और उसकी गर्दन पर देखा तो निशान अभी भी हल्का हल्का था जो पिछले दिन सुमित ने उसे दिया था। पार्थ ने वहां पर अपने होंठ रखे और उसे चूम लिया और फिर उठ गया। वह भी बिना कपड़ों के था और सीधा बालकनी में चला गया और डायरेक्ट स्विमिंग पूल में कूद गया। उसका शावर लेने का मूड ही नहीं था। वो डायरेक्ट पानी में गया और उसमें स्विम करने लगा और स्विमिंग पूल के ठीक पास में ही एक राग बना हुआ था जिसके अंदर कुछ बॉक्स थे। उसने एक को खोला और उसमें से 2-3 तौलिए बाहर निकाले। वह बाहर आया और उसने एक तौलिया अपनी कमर से लपेट दिया और एक तौलिया अपने सर पर रखकर उसे साफ करते हुए कैमरे के अंदर वापस आया। उसने देखा फिदा अभी भी उल्टी लेटी हुई है और शांति से सो रही है। उसके चेहरे पर काफी ज्यादा मुस्कान है। वो सीधा क्लोजेट में गया और तैयार होकर बाहर आया। उसने रेड कलर की शर्ट और व्हाइट कलर का ब्लेजर पहना हुआ था जिसके नीचे व्हाइट कलर का ही मैचिंग पेंट था। उसने अपने बालों को बनाया और एकदम तैयार हो गया। 7:30 बज गए थे। वो फिदा के पास आया और उसे उठाते हुए बोला, फिदा उठो। फिदा ने खुद को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर लिया और कहा, मम्मी सोने दो। पार्थ हैरान हो गया और बोला, वाह मम्मी, उठो, तुम्हारा पति हूं, मम्मी नहीं हूं। फिदा ने इस पर ध्यान से अपनी आंखों को खोला और देखने लगी तो सामने पार्थ था जो कि बिल्कुल तैयार होकर बैठा था। वो उठकर बैठ गई और फिर उसे अपने ऊपर कुछ हल्का हल्का महसूस हुआ और उसने अपने आप को देखा, ब्लैंकेट को अपने ऊपर लिया और कहा, आप तैयार भी हो गए। पार्थ उसकी तरफ हल्का सा झुका और कहा, तो क्या नहीं होना था, कॉलेज जाना है, चलो उठो। फिदा ने कहा, और अगर वो टीचर वापस आ गए तो? पार्थ इस पर कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में गुस्सा वापस आ गया। वो उसके पास आया और उसका चेहरा पकड़ते हुए कहा, तो एक कॉल कर देना। वैसे भी मुझे लगता नहीं है कि वो आएगा अब कभी कॉलेज। उसके बाद उसने उसके माथे को प्यार से चूम लिया और उसे ब्लैंकेट सहित अपनी गोद में उठाया और कमरे की बाथरूम में लेकर चला गया और छोड़कर वापस नीचे की तरफ चला गया। फिदा भी तैयार होकर नीचे की तरफ आ गई। अभी तक ना नक्श आया था और नहीं आराधना आई थी। फिदा ने कहा, आराधना कॉलेज नहीं जाएगी क्या आज? रूबी जी ने कहा, एक बार देखो बेटा, क्या पता अभी तैयार हो रही हो। फिदा ने कहा, ओके, और उसके बाद वह वहां से वापस ऊपर की तरफ चली गई और नक्श के कमरे का दरवाजा खटखटाया। नक्श तैयार हो गया था और अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था, लेकिन आराधना अभी सो रही थी। उसका बदन टूट रहा था। कल रात की वजह से पहली बार उसने कोई प्यार भरा मूवमेंट एंजॉय किया था। भले वह दोनों भी एक नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उसका बदन टूट रहा था और उसे थकान हो रही थी क्योंकि पता नहीं कौन से शहर जाकर उसने अपनी नींद को लिया था। नक्श ने दरवाजे की खटखटा को सुनकर अपना लैपटॉप बंद किया और फिर उसे तरफ आया और बोला, पता नहीं कौन आया है। उसके बाद उसने दरवाजा खोल दिया तो फिदा खड़ी थी। उसका हाथ हवा में था। उसने उसे नीचे किया और कहा, हाय, मतलब हाय जीजू, जेठ जी, क्या बुलाऊं? फिदा खुद से ही बोल रही थी तो नक्श ने कहा, जेठ जी काफी बड़ा बड़ा फील करता है, तुम जीजू बुलाओ। फिदा मुस्कुराई और बोली, थैंक यू आराधना। और तभी उसकी नजर बिस्तर पर गई। वह आराम से सो रही थी और वह अंदर आते हुए बोली, ये लड़की सो रही है, इसे कॉलेज नहीं जाना। तभी उसकी नजर कमरे की हालत पर गई। नक्श ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और फिदा ने कहा, सॉरी, क्या ये कॉलेज नहीं आएगी? उसके बाद फिदा ने नक्श को देखा तो उसने कहा, मैं पूछ लेता हूं, तुम कुछ पल के लिए बाहर जाओ। फिदा ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वह बाहर चली गई। नक्श ने दरवाजा बंद किया और आराधना के पास आया और उसके कंधे को हल्के से छुए और कहा, आराधना, आराधना उठो। आराधना की नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गई। उसके भी कपड़े पूरी तरीके से उसके ऊपर नहीं थे, वो सिर्फ अपने इनर में थी और वो बोली, क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको?
नक्श ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिदा आई है। आराधना में कहा, कहाँ है? और फिर वह पूरे कमरे को देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तो उसने कहा, कहाँ है? मुझे दिख नहीं रही है। नक्श ने कहा, कमरे के बाहर है, मैंने बाहर भेज दिया था। आराधना ने कहा, क्यों, कमरे के बाहर क्यों भेजा? उसके बाद वो खड़ी होने को हुई तो नक्श ने उसके दोनों कंधे पकड़कर उसे एक तरफ किया और कहा, पहले अपनी हालत तो देख लो। ऑलरेडी वो कमरे की हालत देखकर शर्मा गई है। आराधना इस वक्त नींद में थी, इसीलिए उसे समझ नहीं आया और उसने अपने आप को देखा और अपने आप को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और कहा, सॉरी सॉरी, सच में सब कुछ हो गया, क्योंकि मेरी बॉडी में पेन नहीं हो रहा, मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई कॉलेज की। उसके बाद नक्श ने उसने पप्पी फेस बनाया और कहा, मतलब तुम मेरे पास छुट्टी के लिए आना चाहती हो? आराधना ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मेरा मन ही नहीं कर रहा है कॉलेज जाने का। नक्श ने कहा, तो मना कर दो उसे। आराधना ने कहा, तो आपके भाई मुझे बहुत डांटेंगे कॉलेज में। उसके बाद वो उसे छोटी छोटी आंखों से देखने लगी तो नक्श मुस्कुराया और बोला, तैयार हो जाओ फिर, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, मेरा भाई ऐसा ही है। और आराधना अपना सर हिलाया और कहा, आप उसे बोल दो कि मैं तैयार होकर नीचे आ जाऊंगी। उसके बाद वह खड़े होने को हुई, तभी उसकी कमर में उसे दर्द हुआ। कमर पर हद से ज्यादा लव बर्ड्स के निशान दिए थे नक्श ने, जो नक्श ने देख लिया। और उसने अपने हाथों को आगे उठाया और आराधना को अपने गोद में उठा लिया। वो बिल्कुल हैरान हो गई और बोली, क्या कर रहे हैं? नक्श ने कहा, अब इतना ज्यादा दर्द दिया है तो थोड़ा सा मरहम भी कर देता हूँ। उसके बाद वह उसे वॉशरूम तक छोड़कर आया और फिर उसने कमरे का दरवाजा खोला। फिदा अभी भी वही खड़ी थी, वह बोली, ठीक हो गई वह मैं। तभी उसकी बात पूरी होने से पहले ही नक्श ने कहा, हाँ वॉशरूम गई है तैयार होने, वह नीचे आ जाएगी, तुम जाओ। फिदा ने कहा, ठीक है, मैं एक सर्वेंट को बोलती हूँ, वह कमरे का साफ सफाई करके चला जाएगा। नक्श इस पर बस मुस्करा उठा, पर फिर अपने कमरे में वापस चला गया और फिदा वहां से नीचे की तरफ आ गई। सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे और नक्श और आराधना का इंतजार करने लगे। कुछ देर में वह दोनों भी तैयार होकर आ गए। अभी भी आराधना के चेहरे पर थकान नजर आ रही है, वह आकर बैठ गई और सबको उसने गुड मॉर्निंग विश किया। रूबी जी ने कहा, क्या हुआ बेटा, इतनी थकान क्यों हो रही है तुम्हारे चेहरे पर? फिदा ने इस पर आराधना को देखा। आराधना ने कहा, कुछ नहीं, वह रात को लेट सोई थी, शायद इसीलिए। उसके बाद उसने अपना नाश्ता अपनी प्लेट में लिया और रूबी जी ने कहा, लेट क्यों सोए थे? कॉलेज का कोई काम कर रही थी? आराधना ने कहा, नहीं, कॉलेज का काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद वह चुप हो गई क्योंकि सबको थोड़ी बोलते कि उसके और नक्श के बीच में क्या चल रहा था। उसके बाद वह बोली, मूवी देख रहे थे, एक बहुत ही मस्त आ रही थी, इसीलिए लेट हो गया। विशाल जी ने नक्श से कहा, तुम भी मूवी देख रहे थे, क्योंकि थकान तो तुम्हारे चेहरे पर भी है। रूबी जी ने नक्श को देखा और वो समझ गई कि मूवी क्या देखी जा रही थी, और नक्श ने कहा, हाँ मैं भी मूवी ही देख रहा था। उसके बाद उसने भी अपनी प्लेट को सीधा किया और आराधना ने कहा, मैं डालती हूँ आपके लिए नाश्ता। उसके बाद उसने नक्श की प्लेट में नाश्ता डाला। नक्श ने कहा, थैंक यू। आराधना इस पर मुस्कुरा दी और फिर सब अपना नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद आराधना नक्श के साथ चली गई और फिदा पार्थ के साथ चली गई। उन्हें जाते हुए देखकर रूबी जी मुस्कुराते हुए बोली, पार्थ का तो फिलहाल मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, नक्श का पता है। वह मुझे जरूर दादी बना देगा साल खत्म होने से पहले। विशाल जी बोले, साल खत्म होने में 3-4 महीने ही है, 3-4 महीने में कोई बच्चा डिलीवर होता हुआ मैंने देखा नहीं आज तक। रूबी जी ने इस पर अपना मुंह बनाया और उसके कंधे पर मानते हुए बोली, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि कम से कम प्रेगनेंसी की न्यूज तो आएगी। विशाल जी ने कहा, अरे जब आनी होगी आ जाएगी, अभी तो शादी हुई है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, अभी तो उन्हें हमने बाहर घूमने के लिए भी नहीं भेजा। रूबी जी ने कहा, नक्श तो चला जाएगा, लेकिन पार्थ का क्या करें, वह तो नहीं जाएगा और ना ही फिदा को जाने देगा घूमने के लिए। वह तो यही कहेगा कि चलो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसका बस चले तो वह प्रेग्नेंट भी उसे बाद में ही करेगा। विशाल जी खड़े हुए और बोले, कुछ नहीं कह सकते और अच्छा है ना अपनी पढ़ाई पूरी करे पहले दोनों, उसके बाद बच्चा करे, खामखा पढ़ाई छूट जाएगी।
रूबी जी ने कहा, वह भी सही कहा आपने, पढ़ाई नहीं रखनी चाहिए दोनों की, वैसे भी दोनों के पेरेंट्स को हमने प्रॉमिस किया था कि उनकी बेटियों की पढ़ाई अच्छे से होगी। तो हम बच्चे की जिद करके उनकी पढ़ाई को दांव पर नहीं लगा सकते, और इन दोनों ने तो बताया भी नहीं कि बनना क्या इन दोनों को। विशाल जी ने कहा, कोई बात नहीं, बता देंगे आराम से। वैसे भी साइंस ली तो इंजीनियरिंग, मेडिकल इसी लाइन में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। और अगर कोई और लाइन चूज करनी होगी तो चूज कर लेंगे। हम हेल्प करने के लिए बैठे तो है। उसके बाद वो खड़े हुए और वहां से चले गए। रूबी जी वहां से किचन की तरफ चले गए। पार्थ, आराधना और फिदा तीनों कॉलेज आए, और फिर पार्थ अपने स्टाफ रूम की तरफ चला गया। आज दोनों एक साथ कार से बाहर निकले और सारे स्टूडेंट ने देखा, क्योंकि अब तक फिदा कॉलेज में थोड़ा दूर रहकर पार्थ की गाड़ी से नीचे उतरती थी और पैदल जाती थी आगे, और पार्थ अपनी गाड़ी को आगे लेकर जाता था। लेकिन आज कॉलेज की कैंपस में ही उसने गाड़ी को रोका था, और फिदा उसके साथ ही निकली थी। आराधना उसका वेट कर रही थी, क्योंकि नक्श पहले उसे छोड़कर चला गया था। वह उसके पास आए और फिर दोनों वहां से क्लास की तरफ जाने लगे। और पार्थ ने अपने कदम स्टाफ रूम की तरफ बढ़ा दिए, तभी उसने देखा कि एक लड़का और कुछ स्टूडेंट के साथ उन दोनों की तरफ ही बढ़ रहा है। वह थोड़ा रुक गया और उनको दूर से ही देखने लगा। कॉलेज स्टूडेंट्स ने उन दोनों का रास्ता रोका, वह दोनों एकदम से रुक गई और कहा, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? और लड़के ने अपनी आंखों से चश्मा हटाया और फिदा को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, वैसे सुमित सर ने भी कोई गलत हाथ नहीं मारा था। बस गलती तुम्हारी थी कि तुमने इस कॉलेज के साथ शादी कर ली। फिदा ने कहा, व्हाट डिड यू मीन? आराधना ने कहा, ओह हेलो, प्लीज साइड हो जाओ, क्लास लेनी है हमें। उस लड़के ने आराधना को देखा और कहा, वैसे तुम भी कोई ज्यादा बुरी नहीं हो, काफी कमाल की हो। हाँ मतलब अपनी दोस्त के मुकाबले का थोड़ी सी फीकी हो, लेकिन ठीक हो। तुमने भी उसका भाई तो नहीं पटा लिया? फिदा ने कहा, कौन सा भाई? उस लड़के ने कहा, अरे हमारे प्रोफेसर का भाई, अभी हमने देखा उन्हीं के साथ तो आ रही थी। आराधना ने अपना थूक गटक लिया, क्योंकि वह नक्श के साथ आई थी। उसने आराधना की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, तुमने तो कहीं उसके भाई से शादी नहीं कर ली? आराधना पीछे हटने लगी तो फिदा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका और कहा, अपनी जाकर क्लास लो, समझे? कल टीचर ने मेरे साथ गलत किया, इसका मतलब यह नहीं कि कोई स्टूडेंट भी आकर गलत करेगा। और हम बार बार शांति से सुनते रहेंगे। पार्थ सब कुछ आराम से सुन रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा नक्श का फोन है। वह रास्ते से उसे कॉल कर रहा था। उससे फोन उठाया और नक्श ने कहा, पार्थ एक प्रॉब्लम हो गई है। पार्थ ने कहा, क्या? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।